बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की ढेरों ढेरों रहमतों को समेट रहे होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में है एक छोटी सी प्यारी सी इफ्तार की दावत। और आपको पता है कि आजकल हम ज़रा अकेले होते हैं, तो जब किसी के आने के आसार हों तो दिल अचानक से बड़ा बाग बाग हो जाता है कि चले भाई कोई ना कोई कंपनी मिलने वाली है। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, शायद बहुत से लोगों के लिए ये बात नई हो और शायद बहुत सौ को इसकी ज़रूरत हो। कनाडा में अमूमन जो मटन मिलता है उसमें एक हल्की सी स्मेल होती है जो कि हम अमूमन लैम में महसूस करते हैं। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तानी कल्चर में हम ज़्यादातर मटन खाने वाले लोग होते हैं, लैम खाने वाले बहुत कम हैं, तो उस स्मेल को क्या कहना चाहिए, बर्दाश्त करना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, गोश्त को अच्छी तरह से पहले से थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद उसके अंदर पानी और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको एक बॉयल दिला देती हूँ। उसके बाद वो पानी में फेंक देती हूँ। फिर नए सिरे से उस मटन के साथ अब आप जो भी बनाएं, जैसे कि मैं अब इंस्टेंट पॉट में डाल के इसको दोबारा से थोड़ी भुनाई की है, अचार गोश्त मसाला डाल दिया है, दही डाल दिया है, प्याज टमाटर डाल देंगे और बहुत अच्छा सा अचार गोश्त इसका तैयार हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी को इस तरह की मुश्किल दरपेश रहती है तो ये ट्रिक ज़रूर ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप सब तजुर्बाकार ख़वातीन को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दावत से एक दिन पहले का ज़िक्र है और हमने मटन का अचार गोश्त बनने के लिए इंस्टेंट पॉट में रख दिया है। यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में, अपने ट्रेडिशनल प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से उसको भून लिया है। और सारे खड़े गरम मसाले जिसमें सौंफ, धनिया, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, मगर बहुत सारा लहसुन है, पूरा एक लहसुन का जो पूरा पीस होता है वो हमने डाल दिया है। इससे निकलेगी यखनी पुलाव के लिए। मटन को मैंने 12 मिनट का प्रेशर दिया था, हाई प्रेशर कुक किया था, और आप ये देख लीजिए कि इससे मटन अच्छी तरह से गल गया है, मगर ऐसा गला नहीं है कि घुल जाए, कि हर चीज़ जो है वो रेशा रेशा हो जाए। लेकिन अगर आप इसे चमचे से टच कर रहे हैं तो गोश्त फूट रहा है। तो अब हम इसको किसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसकी जितना भी अंदर पानी है वो सब का सब हम जल्दी से ड्राई कर सकें। और ये जो इंस्टेंट पॉट है, अब ये दुहाइयाँ देगा कि मेरा पॉट गायब हो गया है। तो बस जी, खुले बर्तन में निकालने से फ़ायदा ये होता है कि आपका कुकिंग टाइम बच जाता है और दूसरा गोश्त टूटता भी नहीं है। तो बस अब जब तक ये पानी खुश्क होगा तब तक हम अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे घर में एक बहुत बड़ी गोभी आई हुई थी जो कि रमज़ान के दिनों में पका के ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा ये बेस्ट मौका है कि एक सब्ज़ी भी बन जाए। तो ज़ीरा, कलौंजी और राई को मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर कड़कड़ा लिया। फिर इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल दिया। साथ में आप डाल देंगे प्याज और टमाटर। आप चाहें तो प्याज को जो है वो हल्का गुलाबी भी कर सकते हैं, उसमें ब्राउन होना ज़रूरी नहीं है। तो नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, बस 4 चीज़ें जाएंगी। ज़ीरा तो पहले से मौजूद है। इसको ज़रा सा हम हिलाएं जुलाएंगे, थोड़ा सा मसाले को 1-2 बॉयल आ जाए, पक जाए। तो इसके अंदर मैंने गोभी के बड़े बड़े से फूल काट के डाले हैं। बहुत से लोग आलू गोभी बनाते हैं, गोभी मटर बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई और सब्ज़ी ऐड करने का मतलब ये है कि इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी और फिर वो ख़त्म होनी मुश्किल है। तो इसलिए हम सिर्फ गोभी पकाएंगे। तो जब तक गोभी पक रही है तो यहाँ पे देख लें कि हमारी यखनी भी तैयार हो गई है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छा गल गया है, मगर रेशा रेशा नहीं हो रहा है। सही। अब मैं गोश्त को सेपरेट कर लूँगी यखनी से, मगर यखनी को मैं मज़ीद अभी 6-7 बॉयल दिलाऊंगी सारे मसालों के साथ, क्योंकि प्रेशर कुकर में गोश्त तो 10-12 मिनट में गल जाता है, लेकिन मेरा दिल करता है कि यखनी में और मज़ीद फ्लेवर होना चाहिए। तो अभी जो है वो यखनी को मैं मज़ीद जोश दिला रही हूँ ताकि सारे मसाले और पक जाएं, मगर गोश्त मैंने निकाल लिया है जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे अब हम यखनी को जोश दिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसको छान के सारे मसालों से सेपरेट कर लेंगे। तो गोश्त भी तैयार है, यखनी भी तैयार है, मटन का सालन भी तैयार है और गोभी भी। और अभी सिर्फ दोपहर के 3 ही बजे हैं। मैं हमेशा मेन्यू में कोशिश करती हूँ कि कोई एक दाल या सब्ज़ी ज़रूर ऐड करूँ। बाज़ औक़ात रमज़ान में बहुत दिल नहीं चाहता कि आप बहुत हैवी ड्यूटी खाना खाएं, तो कुछ ना कुछ हल्का आइटम ज़रूर रखा करें। वैसे रमज़ानों में या फिर इफ़्तार के बाद बाज़ार जाने के मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, और स्पेशली उस रात को जिसके नेक्स्ट डे आपके घर में दावत है।
लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो बिला वजह पेंडिंग ही हो जाती हैं। तो हमारे घर में जो किचन मैट है उसके ऊपर कुछ चीज़ें गिर गई थी और वो धुल के भी बहुत साफ़ सुथरा नहीं लग रहा था, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं उस मैट को चेंज कर लूँ। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ मैट लेने के लिए आए हैं, मगर ऐसा हो तो नहीं सकता कि आप मॉल में घुसें तो आपके बच्चे कोई दुकानों का जायज़ा ना लें। तो बस जी, जहाँ-जहाँ वो गए साथ में मैं भी गई, लेकिन हमारा ये ट्रिप टोटल 1 घंटा 22 मिनट का था क्योंकि हम 7 बजे घर से निकले थे और 8 बज के 22 मिनट पे हम घर में वापस आ चुके थे। तो इसलिए ये समझ सकते हैं कि बाज़ार में बहुत टाइम हमने स्पेंड नहीं किया। जो चीज़ ख़रीदनी थी बस उसी के ऊपर फ़ोकस किया और आते-जाते जो रास्ते में नज़र आया बस उसकी छोटी-सी वीडियो बना ली। तो ये हमें इतना पसंद आ रहा था, लेकिन ये मैंने फिर ख़रीदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतने चम्मच और कप्स हैं हमारे पास मेजरिंग के, तो एक चीज़ और ऐड कर लो तो फिर पुरानी चीज़ का क्या करो। तो आजकल मैं अपनी बच्चियों से कह रही थी कि कोई ग्लास या कप तोड़ो, अगर कुछ टूटेगा तो फिर हम नया लेकर आएंगे ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब कुछ टूटता भी नहीं है। तो अब जब हम बाज़ार आए हुए हैं तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग वो हैं जो रमज़ान में ईद के सूट के लिए बहुत परेशान होते हैं कि ईद का जोड़ा नहीं बना, ईद का जोड़ा नहीं ख़रीदा, अभी दर्जी को देना है, अभी दर्जी से लेना है। ये वाली दुश्वारी में कौन-कौन रहता है? ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी अम्मी के लिए भी कराची ऐसा ही था जैसे हमारे लिए कनाडा। तो जब वो लाहौर जाती थी तो पूरे साल की ऐसे ही शॉपिंग करती थी जैसे हम पाकिस्तान जाके करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ईद पे पहनने के लिए कपड़े होते ही थे। अच्छा, कोई अजीज़ रिश्तेदार कराची में था ही नहीं कि भाई मुकाबले पे कोई चमकीले भड़कीले लश-पश कपड़े होने ज़रूरी हैं। और दूसरा, माँ बाप ने एक ख़ास क्लैरिटी दी हुई थी कि ईद पे जो है वो साफ़ सुथरा होना मैटर करता है, नए कपड़े मैटर करते ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए कपड़े पहन के भी कभी ये नहीं सोचा कि बड़ा तीर मारा, ना भी होते तो भी काम चलता। तो इसी तरह से जब मैं दुबई गई तो मैं भी बच्चों की चीज़ें ले जाती थी, तो बच्चे वही पहनते थे जो अवेलेबल हो। यहाँ पहुँच के भी यही हाल है, बच्चों के कपड़े बनते हैं, अपने कपड़े बनते हैं, मगर कभी ये नहीं होता कि स्पेसिफिकली ईद के लिए नीला जोड़ा और हरा काम और पीला जूता ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो इसी तरह से बहुत अक्लमंदी के साथ ईद की शॉपिंग करते होंगे और दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते होंगे, क्योंकि जो कपड़ों के लिए आपसे मिल रहा है वो कैसा दोस्त है ना पते की बात। तो बस ये बाज़ार से वापस आ गए, अपने लिए जो मैट ख़रीदना था वो ख़रीदा और फिर उसके बाद तरावियाँ पढ़ के हम ज़रा जल्दी सो गए क्योंकि 4 सवा 4 बजे उठ जाते हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सहरी से फ़ारिग हुए, नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली, तो फिर मैंने सोचा कि पहले ही 5-10 मिनट लगा के टेबल का सेटअप कर लिया जाए क्योंकि फिर अब इसका इस्तेमाल जो है वो इफ़्तार के टाइम तक होगा नहीं। तो माशाल्लाह मैंने अपना नया टेबल कवर निकाल के इस पे बिछाया। अमूमन मेरे टेबल कवर खादी के होते हैं, लेकिन खादी आजकल कितना महँगा हो गया है। एक आध टेबल कवर तो आप ख़रीद ही सकते हैं, लेकिन ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया है। और साथ में ये देखें, आज से कोई 2 साल पहले ये इस इतना वायरल नहीं हुआ था ये वाला स्टैंड जब मैंने इसको देखा था अमेज़न पे, पर ये काफ़ी कॉस्टली था, तकरीबन $180 था उस टाइम पे। तो मुझे इतना खूबसूरत लगा और आई बिलीव कि उसकी क्वालिटी फ़ॉर श्योर बहुत अच्छी होगी। तो कोई ख़ातून बेच भी रही थी, मैंने उनसे पूछा, पर बाय द टाइम मेरी उनकी डील फ़ाइनल होती, उन्होंने किसी और को बेच दिया। तो पिछले 1 साल से मैं ये सोच ही रही थी, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो उन्होंने कहा अरे इसको डीआईवाई करेंगे। फिर उन्होंने टीमू पे इसकी तस्वीर अपलोड की कि क्या ये वहाँ पर आ सकता है? और फिर टीमू वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो फिर अब देखें, हमने इतना इनिशिएटिव लिया, स्पेशल रिक्वेस्ट हमने डाली इसके लिए, तो अब हमें ख़ुद तो लेना चाहिए था, तो मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ही पसंद आया, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत हाई एंड नहीं है। शायद इसका रीज़न ये भी है कि अगर इसकी वुड बहुत अच्छी होती तो ये बहुत हेवी होता, ये काफ़ी हल्का है वज़न में। तो यहाँ पे हमारा टेबल का सेटअप हो रहा है और माशाल्लाह रमज़ान के दिनों में वो सब चीज़ें निकाल लेती हूँ मैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता ख़रीद के रखी होती हैं और इस्तेमाल नहीं की होती रमज़ान के इंतज़ार में। जैसे हमारी अम्मा कहती थी ना, नए जोड़े निकाल के रमज़ान में पहनो, उसी तरह से मैं भी जो नई ख़रीदारी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ही उसका इफ्तिताह हो। तो अब बात करते हैं टेबल कवर की। देखिए, मैंने यहाँ से बैठ के एक भाई से बात की, उन्होंने कपड़ा ख़रीद के और इसको ब्लॉक प्रिंट करके मेरी फ्रेंड के थ्रू भिजवा भी दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह
आप लोग तो रहते ही पाकिस्तान में हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बजट के अंदर रह के कर सकते हैं, जिनसे आपकी घर और आपकी दावतें खूबसूरत भी बने और जेब पे ज़्यादा बोझ भी ना हो। पहले मेरा इरादा था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे खौफ हुआ कि अगर मैं सो गई तो फिर मेरे उस दिन की जो है वो तिलावत रह जाएगी, तो फिर मैं सोई नहीं। अब जब आप सोते नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर आप बिल्कुल जाग जाते हैं और बाहर भी रेल-पेल और अफ़रा-तफ़री शुरू हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भई अब जो है वो थोड़े बहुत काम पे लग जाएँ। चाहे आपने खाना एक दिन पहले पका लिया हो और इफ्तार के टाइम पे आपने सारी फ्राइंग करनी है, पूरा दिन फ्री ज़रूर होता है आपके पास, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी बहुत चीज़ें होती हैं। अगर सुबह-सुबह ही उनको निपटा लिया जाए तो यकीन करें कोई बोझ नहीं पड़ता और बिल्कुल थकन नहीं होती। तो यहाँ पे मेयोनीज़, क्रीम चीज़, अंडा, गाजर और कैबेज को मिला के मैंने उसकी एक अच्छी सी फिलिंग बना ली है और हमारे पास ये बहुत अच्छे फ्रेश ब्रेड आते हैं आजकल, स्पेशली एक बेकरी से, और इसके अंदर ये सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैंने ये बना तो लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा है और इफ्तार में किसी के लिए ये खाना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर मैंने इनको हाफ़ में कट कर दिया। शेप भी अच्छी लगने लगी और इसको अच्छी तरह से प्लास्टिक रैप करके ऊपर से आप कपड़े से ढक दीजिए। चूँकि ये ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैंने इसको गीले कपड़े से नहीं ढका, लेकिन अगर आपकी ब्रेड थोड़ी-सी हार्ड हो तो आप गीले कपड़े से इसको ढक के रख सकते हैं, इस तरह से ये फ्रेश रहेगी। उसके अलावा भी जो छोटी-मोटी सब्जियाँ काटनी थी चाट के लिए, इधर-उधर के लिए, तो वो भी मैंने काट ली। अब मैं बिल्कुल फ़ारिग थी और बस किचन से जाने ही लगी तो एकदम से मुझे ख़्याल आया कि अगर कोई मटन नहीं खाता होगा तो वो क्या खाएगा? हमारे पास कोई और सालन तो है नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से 2 चिकन के बड़े ब्रेस्ट डिफ्रॉस्ट किए, उन्हें छोटे-छोटे चंक्स में काटा। खूब अच्छे से उन्हें फ्राई किया, बड़े से तवे पे कीजिए, ये काम फटाफट होगा। और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिए और उसके अलावा आपने इसके अंदर सारे बेसिक मसाले डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा और थोड़ा-सा फूड कलर, और अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा तंदूरी मसाला और लेमन जूस। ये सब कुछ आपने इसके अंदर मिक्स करके डाल देना है और इसको हाई फ्लेम पे ही पकाइए। और साथ-साथ जैसे-जैसे कीमा पकता रहेगा, तो वो देखें सॉफ्ट हो रहा है चिकन। तो अब आप क्या करेंगे, उसको स्मैश करते जाएँगे, तो वो बिल्कुल एक ऐसी तवे कीमे की फ़ॉर्म ले लेगा जो ना चिकन के बड़े-बड़े पीसेज़ हैं और ना ही कीमे की तरह बिल्कुल फ़ाइन पीसेज़ हैं। तो ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और मज़े की बात ये पराठों के साथ, पूरियों के साथ, इवन सैंडविचेज़ में इसका बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, झटपट बन जाता है। अच्छा, बाज़ लोग ना बहुत ज्ञान देते हैं मगर जब अपनी बारी आती है तो कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ, मैं सिखाती बहुत हूँ। मैं मीठा बनाना ही भूल गई क्योंकि एक रात पहले हम सैर करने के लिए जो चले गए थे। मैंने सोचा था कि इस दफ़ा रमज़ान में जितने भी इफ़्तार होंगे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ालूदा ही बनाऊँगी हर इफ़्तार में। इससे फ़ायदा ये होता है कि फ़ालूदा आप पहले से बना के ठंडा करके रख सकते हैं, आइसक्रीम आपके फ्रीज़र में होती है और लोगों को ये खाने में मज़े का भी बहुत लगता है। पर मैं बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन शुक्र है सुबह-सुबह याद आ गया तो मैंने वो बनने के लिए रखा है। लज़ीज़ा के फ़ालूदा मिक्स की सारी इंस्ट्रक्शंस आप फ़ॉलो करके बहुत आराम से फ़ालूदा बना सकते हैं और उसके साथ अपनी मर्ज़ी की जेली भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही फुल्कियाँ ली हैं। अनलाइक ऑलवेज़ मैंने दही बड़े नहीं बनाए हैं। इस दफ़ा मैं दही फुल्की चाट बना रही हूँ और वो बड़ी आसान होती है। उसमें आपने बॉयल वाइट चने, बॉयल आलू और दही फुल्कियों को पानी में थोड़ी देर भिगोएँ और उसके बाद ड्रेन कर लीजिए। तो बस आपने दही फुल्कियाँ डाल दी हैं। दही जो है उसके साथ 2 तरह के काम करने होते हैं यहाँ पे। आप दही को अपने हिसाब से सीज़न करके नमक, मिर्च और चीनी डालिए मैंने इसके अंदर सिर्फ़, ठीक है? और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, और फिर मैंने उसे 2 हिस्सों में तक़सीम कर लिया। एक हिस्से में मैंने दूध डाल के उसे डाइल्यूट कर लिया, इसको मैं फुल्कियों के ऊपर डाल दूँगी ताकि जितना इन्होंने इसको अब्ज़ॉर्ब करना है वो कर लें। और इफ्तार के टाइम पे जो बचा हुआ दही है वो हम ऊपर से डालेंगे। अगर आप सारा दही पहले से डाल देते हैं तो ये सब का सब अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और ये सुपर ड्राई होती हैं जिस वक़्त आपने इन्हें खाना होता है। तो इनको अगर आपने अच्छा मॉइस्ट जूसी रखना है तो ये ट्रिक ज़रूर आज़माएँ। इफ्तार से जस्ट पहले ये सारी सब्जियां भी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दही के साथ, और इस तरह से फालूदे को कवर करके रखेंगे तो इसके ऊपर जो वो एक थिक सी लेयर आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छी टिप है ना। जब मेरे घर में ईद की दावत होती है हमेशा मैं तब बनाती हूँ अपने घर में जंगली चाट।
अच्छा, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा-सा डिफ़रेंट करते हैं। थोड़ा-सा तेल लिया है, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और प्याज़ और टोमेटो पेस्ट। इसको मैंने ज़रा-सा कुक कर लिया है और इसमें बॉयल काले चने डाले हैं। काले चने अच्छे गले हुए होने चाहिए और साथ में आप इसके अंदर थोड़े से सफ़ेद चने डाल दें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप सफ़ेद ज़्यादा रखना चाहते हैं और काले कम, या काले ज़्यादा रखना चाहते हैं, सफ़ेद कम। मुझे काले चने और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने काले ज़्यादा रखे। अब इसको आपने थोड़ा-सा कुक कर लेना है, फिर इसके अंदर आपने इमली की चटनी डालनी है, साथ में ही आप इसके अंदर केचप और चिली गार्लिक सॉस ज़रूर डालेंगे। हैरान मत हो, यकीन माने चिली गार्लिक सॉस और केचप से ये इतने सॉसी बनेंगे। अमूमन लोगों के घर में जो काले चने बने होते हैं वो बहुत ड्राई बनते हैं। वो अच्छे भी लगते हैं, मुझे पसंद है। लेकिन अगर आपने सुबह में बना के रखने हैं तो इनको ज़रा-सा सॉसी बना के रखें, ताकि शाम में जब लोग खाएँ तो ये सारा मसाला जो है वो चनों को लिपट सा जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। सारी उम्र गुजर गई कि फ्रूट चाट एंड टाइम पे बनाएंगे, वरना फल काले हो जाएंगे। लेकिन यकीन माने फल काले नहीं होते अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा जूस और चीनी डाल के रखें। अच्छी तरह से इनको क्लिंग रैप से कवर कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए और सर्व करने से जस्ट पहले इसके अंदर नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालें। आपकी फ्रूट चाट कभी काली नहीं होगी। व्लॉग के शुरू में आपने 2 ऑरेंज थैले देखे थे ना? ये चिकन उसी में से निकले हैं और ये वो चिकन है जो मैंने और आपने मिलके मैरिनेट करके रमज़ान प्रिपरेशन के लिए फ्रीज़ किए थे। तो एक दिन पहले इन्हें निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लिया, उसके बाद उन्हें मैंने बेक होने के लिए रख दिया है और उनका जो मैरिनेट है वो अभी रिड्यूस हो रहा है ताकि उसका सॉस बन जाए। और यहाँ पे हमने अपने नेशनल ड्रिंक बना लिए हैं, जो कि है रूह अफ़ज़ा और मैंगो स्क्वॉश। ये दोनों चीज़ों के बगैर अफ्तारी अधूरी है। चने ठंडे हो गए हैं तो उसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्ची और धनिया डाला और इसको सर्विंग बोल में निकाल के कवर करके रख दिया। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन जो मुझे सारी उम्र रहा, हो सकता है आपको नहीं हो, कि पकौड़ों का मसाला भी एंड में ही बनाया जाएगा वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। और ये मैं अब आपके सामने प्रूफ दे रही हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियां आलू, टमाटर नहीं सॉरी आलू, प्याज, कैबेज, धनिया, हरी मिर्चें, उसके अंदर मैंने नमक के अलावा लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा डाल के मिक्स करके रख दिया है। और अभी इफ्तार में 2 घंटे इसको ढक के रख दें, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखें, जो एक दिन पहले हमने गोश्त को उबाल के रखा था और साथ में यखनी, ये हमने निकाल लिए हैं आज के दिन, और घी के अंदर हमने गोश्त को दही और टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, आपको पसंद है तो करें वरना ना करें, लेकिन मैंने दही और टमाटर डालने थे तो मैंने उसे गोश्त के साथ ही थोड़ा फ्राई कर दिया। गोश्त भी ज़रा बारौनक हो जाता है। यखनी डाली, वो पकने लगी तो उसमें चावल डाल दिए हैं। 30 मिनट पहले मैंने चावल भिगो दिए थे, तो अब वो दम पे है। और यहाँ पे चिकन देखें, इसके अंदर जितने जूस इकट्ठे हो गए हैं वो सारे अपने मैरिनेड में डाल दें, वेस्ट कुछ नहीं करना है। ये स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि चिकन और ट्रे बहुत गर्म होते हैं। अभी इफ्तार में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, तो मैंने क्या किया है कि फरमास पूरी मैंने निकाल के बाहर रखी थी, उसको अंडे से मैंने अच्छी तरह से ग्लेज़ कर दिया है। हमारा चिकन बेक हो जाएगा तो हम इसको डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से बेक हो जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे 1.5 घंटा पहले ही ये जो है सारे काम करने शुरू हो गई हैं। जी, मैंने 1.5 घंटा पहले ही फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी और 4:30 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था और 5:50 पे हमारा रोज़ा खुलना था। तो मैंने रोल भी बना लिए थे। और ये देखें, जो आपने पकौड़ों का सामान काट के रखा था तकरीबन 3 बजे के करीब, उसको कुछ नहीं हुआ है। उसके अंदर बेसन डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जो भी थोड़ा बहुत पानी छूटा होगा वो बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अगर आपको पानी की कमी लग रही है, जैसे कि मुझे लग रही थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके एक नॉर्मल बेसन घोल के बना लूँगी। कोई चीज़ आपको इसमें काली दिख रही है, ना आलू काले हुए, ना प्याज नीले हुए, कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 5 बजे के करीब मैंने फुल्कियों के अंदर रिमेनिंग दही डाल दिया है और इसी के अंदर हम सारी सब्जियां शामिल कर देंगे। आप देखें, नीचे फुल्कियों ने पहले वाला दही पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर आपने पहले भी डाला होता तो ये बहुत मुश्किल होती। और सब्जियां पहले हम इसलिए नहीं डालते कि डर होता है कि वो पानी छोड़ देंगी।
तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें सब्जियां सारी शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। तो हमारी दही फुल्की की बड़ी अच्छी वेजिटेबल वाली हेल्दी सी चाट तैयार हो जाएगी। इसमें आप चाहें तो चीनी डालें, नहीं चाहें तो बिल्कुल मत डालें, वरना थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। वैसे बड़ा मज़ा आता है अगर कंडेंस मिल्क डालें। और आपको पता है आप इस चाट को ऊपर से बघार भी सकते हैं ज़ीरे और लाल मिर्चों के साथ, लेकिन मैंने नहीं बघारा क्योंकि हमारे यहाँ आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला है चाट मसाला और थोड़ी सी इमली की चटनी डालेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। और बस ये फुल्कियाँ भी आपकी तैयार हो गई। और ये देखें हमने अपने नए प्लेटर को यूज़ कर लिया माशाल्लाह सैंडविचेस के लिए। इसको आप अच्छी तरह से क्लिंग फिल्म से रैप करके रखिए ताकि ड्राई ना हो। साथ साथ सारे बर्तन भी धोते रहिए, ऐसा ना हो कि जब मेहमान आए तो सिंक बर्तनों से भरा हुआ हो, ये अच्छी बात नहीं है। खजूरों को अच्छी तरह से धो लिया है, खुश्क कर लिया है और उनके अंदर से सारे सीड्स रिमूव कर दिए हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप चाहें तो खजूर के अंदर बादाम, पिस्ते, खोपरा, चॉकलेट कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन जो खजूर की अपनी बात होती है वो तो आपको पता ही है। और मिली जुली खजूरें रखें, इसमें मजदूल भी हैं, इसमें एक और टाइप की भी खजूर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, और इसमें अजवा भी हैं, ताकि जिसको जो टाइप की खजूर पसंद है वो खा सके। और जी तैयार होकर आके मैंने सारी कैंडल्स वगैरह जला ली और खुशबू के लिए ये जला लिया ताकि घर से जितनी भी फ्राइंग की स्मेल है वो चली जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि 1.5 घंटा पहले चीज़ें फ्राई करके तुमने किया क्या, तो वैसे फ्राइंग करने में मुझे 30-35 मिनट लग गए थे, तो अभी इफ्तार में 40-50 मिनट थे। मैंने हल्की आँच पे अवन ऑन करके उसको अवन में रख दिया है सब चीज़ों को, तो वो सबकी सब गर्म भी रहेंगी और मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगी। और बाकी अपनी डिशेस के अंदर जो है वो आप सर्विंग स्पून्स डाल दें, क्योंकि बाज़ लोग बिल्कुल आखिरी टाइम पे आते हैं और उस टाइम पे आप भाग भाग के काम करना मुश्किल है, तो अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। तो जी मेहमानों के आने से पहले का सेटअप अभी ये है, सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे अरेंज कर दी गई हैं और अवन में जो है वो सारा फ्राइड आइटम है जो एंड टाइम पे मैं निकाल के रखूँगी। प्लेट्स डिनर के लिए भी और इफ्तार के लिए भी निकाल के अलग से एक जगह उनकी बना दी गई है ताकि रश ना पड़े। और यहाँ पे जो है वो शरबत कॉर्नर बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेबल के जो कवर है उसने इतनी रौनक उसको दी हुई थी, और ख़ास तौर पे इस स्टैंड ने, कि मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं थी। और सोने पे सुहागा माशाल्लाह मेरी बेटी ने अपने घर के लिए भी इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उस दिन हमने ये पेंटिंग भी लगा ली। आप लोग बताइएगा कि ये वाली पेंटिंग आपको कैसी लगी। बहुत ही आम चलन था एक ज़माने में कि जब आपके घर में फ्राइंग होती थी या कोई मज़ेदार चीज़ बनती थी जिसकी खुशबू उठ के पड़ोस के घर में जाए, तो लाजिम था कि पड़ोसी को भी उसमें शामिल किया जाए और थोड़ा सा उसका हिस्सा भी निकाला जाए। वैसे मेरे तो आसपास कोई ऐसा पड़ोसी नहीं रहता, सारे के सारे गोरे हैं, लेकिन फिर भी जब भी मेरे घर में इफ्तार हो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इफ्तारी जो है वो बना के पड़ोस में भिजवा दूँ। अब ये हुसैन के घर इफ्तारी जा रही है, हुसैन के दोस्त के घर, तो बहुत ही एक्टिव हैं, फटाफट भाग के गए और इफ्तारी का थैला देके फटाफट आ गए, क्योंकि पता था कि अपने घर में भी तो दावत है। तो चलें जी अब अपने टेबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। इफ्तार के लिए आप बहुत आराम से डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग उन्हें यूज़ करके फेंक दें, और डिनर के लिए आप प्रॉपर डिनर सेट निकाल सकते हैं। और आजकल काफ़ी सर्दी है, तो बस मैंने थोड़ी सी ही देर पहले शरबतों में 2-2 3-3 क्यूब बर्फ़ के डाले हैं। और यहाँ पे देख लीजिए भाई तस्वीर का पूरा लुक, अगर आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनी हुई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो हैं वो हमने सेटअप कर दी थी, रोल और हर चीज़ गरम थी। आपने हर चीज़ पहले से फ्राई करके हल्की आंच पे अवन में रख देनी है। यकीन माने आपके रोल्स को, आपके समोसों को, आपके पेटीज़ को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और मेहमानों के आने से 15-20 मिनट पहले आप अवन को जो है वो थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, मगर फिर आपको नज़र रखनी होगी कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। वुड पे डायरेक्ट मैं कोई चीज़ रखना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है ताकि उसके ऊपर कोई तेल वगैरह के निशान ना आए, जो कि आए भी नहीं थे, क्योंकि फ्राई करके मैं इनको
किसी भी ग्रिल पे रख देती हूँ, तो फिर एक्सेस ऑयल ऑलरेडी निकल चुका होता है। अवन में रखना इसलिए कन्वीनियंट होता है क्योंकि अवन का साइज़ बड़ा है। अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी सब चीज़ों को दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो बस जी, जैसा कि होता है कि बिल्कुल इफ्तार से ज़रा पहले हमारे मेहमान आए और फिर हमने जल्दी जल्दी सबको खजूर पकड़ाई, प्लेटें पकड़ाई कि जल्दी से अपनी अपनी प्लेट्स बना लें। नहीं, पकौड़े आज पहली दफ़ा बने हैं। पकौड़े बनाने ही नहीं दिए, कुछ नहीं बनाने देती, हर चीज़ को कहती हैं नहीं। यहाँ पे मैं शिकायत कर रही हूँ कि बच्चे कोई पकोड़े और कोई फ्राइड आइटम बनाने ही नहीं देते इफ्तार के टाइम पे, और कहते हैं अम्मा नहीं, हम नहीं खाएंगे और आप भी ना खाएं। देखें भाई, जुल्म है ये तो। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार बहुत अच्छा हो गया और उसके बाद मैंने चाय बना ली थी, लेकिन फिर किसी को जो है वो जल्दी जाना था, तो हमने सोचा कि हम खाना जो है वो पहले निकाल देते हैं, तो चाय हम बाद में पी लेंगे। तो चाय इस वक्त मैंने बना के रख दी हुई है और यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को गर्मा गर्म आप देख सकते हैं रखा हुआ है आपके सामने। मैंने पुलाव किस टाइम पे पकाया था, और पुलाव बहुत जल्दी झटपट पकता है। मेहमानों के आने पे भी आप इसको दम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इफ्तार के टाइम से पहले ही इसको दम दिया था और इसका दम बिल्कुल नहीं खोला था। तो जिस वक्त मैंने इफ्तार के वक्त इसको खोला तो ये बिल्कुल गर्म ही था। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इफ्तारी से 2 घंटे पहले पुलाव को दम दे दें, उसको ओवन में रख दीजिए, आपके पुलाव को कुछ नहीं होगा। और इसी तरह से मटन की कढ़ाई जो है वो तो खैर मैंने चूल्हे पे गरम कर ली, और यहाँ पे देखें हमारे चिकन गर्मा गर्म निकल के आ गए हैं, और जो सॉस हमने रिड्यूस किया था वो इसके ऊपर से आप पोर कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमें कोई मेहनत नहीं लगी, क्योंकि पहले से इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, डीफ्रॉस्ट किया, अवन में डाल दिया, 1 घंटे में खुद ही ये पक जाएगा। एयर फ्रायर में या फिर आप अवन में ही साथ में जो है वो पोटैटो वेजेस रख सकते हैं, इसके ऊपर डालें, थोड़ा सा लेमन जूस डालें, धनिया डालें और अच्छा सा डेकोरेट करके इसको सर्व कर दें। हर कोई खुश होता है, ये क्राउड प्लीज़र भी है और यकीन माने बहुत आसान भी। हमारे मेहमान बड़े ज़ौक़ शौक़ से दाल और सब्ज़ी भी खाते हैं, तो इसलिए सब्ज़ी भी सबने बहुत अप्रिशिएट की। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि जो मेरे पास ब्लू कलर की प्लेट्स हैं जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, उसको मैंने नीचे स्टैंड की तरह यूज़ किया और वो इतनी अच्छी लग रही थी, खुद ब खुद वो थीम के साथ मैच हो गई। इतनी मेरे दिल को खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके घर में मेहमान हो और फिर इफ्तारी हो और उसके बाद खाना हो, तो आप बहुत सी चीज़ें गड़बड़ करते हैं, भूल जाते हैं। प्लीज़ अच्छी गहरी सांसें लेके फ़ोकस रहा करें, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या कुछ सर्व करना है, कैसे सर्व करना है, कौन से बर्तन में सर्व करना है। सहरी के टाइम पे टेबल को सेटअप कर लेने का आइडिया बहुत अच्छा था। बर्तन सारे बाहर निकाल के रख दिए थे, किसी किस्म की टेंशन नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे अपने अपने टाइम पे एडजस्ट हो गई। इफ्तारी में सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि आप मेहमानों को टाइम नहीं दे पाते। तो देखिए, ये होस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो बेहतर ये होता है कि ऐसे ग्रुप को बुलाएं जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हों और वो आपके बगैर भी आपस में अच्छा टाइम गुजार सकें, ठीक है, बातचीत कर सकें। दूसरी चीज़, जब आप इस तरह का कोई आइटम सर्व करें तो फॉर श्योर वहाँ पे खड़े हों, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें। जैसे चिकन काटने के लिए मेरे हस्बैंड ने हेल्प की आदमियों की, और मैं जो हूँ वो ख़वातीन और बच्चियों की हेल्प कर रही थी। इससे सहूलत रहती है और खाने में बरकत भी होती है। मैंने नोट किया है लोग तकल्लुफ़न इसको काटते ही नहीं हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। एक सवाल ये होता है कि कौन सी चीज़ कितनी बनाएं। तो भाई, जितने मेहमान बुला रहे हैं आप, हर चीज़ कम से कम उतनी तो बनाएं, और थोड़ी सी ऊपर भी बना लीजिए। बच जाएगी तो आपके काम आएगी, वरना मेहमानों को बांध दीजिए साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इफ़्तार भी हो गया और खाना भी हो गया। इफ़्तार में मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ मीठा होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मीठा दावत के बाद होना चाहिए, लेकिन लोग खाते ही नहीं है मीठा। तो अब मैंने सोचा है कि हर इफ़्तार दावत में मैं फ़ालूदा ही बनाऊँगी। ये फिर मेरी नहीं है, कौन खाएगा? अपनी औलाद को दे देना। कह देना कि
ये जो हमारी दोस्त है वो फाइनली खाने के बाद, मीठे के बाद हमने चाय सर्व की और मुझे भी मौका मिला इनके साथ बैठने का और बातें करने का। तो रमज़ान हो, चाय हो और दोस्त हो, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है ना? माशाल्लाह प्रैक्टिस हो गई है ना, एक हाथ यूं करके दूसरे हाथ से काम करने की। ये तो मसल तो होना ये देखे ना मैं तो आप लोग अगर मैं बनाने की भी कोशिश करूँ तो मेरा एक ना एक हाथ शेक हो रहा। आप लोगों ने नोट किया है कि जैसे ही चाय सर्व हो जाती है तो ऐसा लगता है कि गायबाना सा ऐलान हो गया है कि बस अब पार्टी ख़त्म होने वाली है। जब चाय आती है बस चाय पीते हैं और अगले 10-15 मिनट में एक दूसरे को इशारे करने लगते हैं कि भाई उठो चलो, इससे पहले कि तरावियाँ मिस हो जाए। तो बस इसी तरह से हमारे मेहमान भी खैर से अपने अपने घर को सिधारे और हम आ गए वापस अपने किचन में। जितनी कैंडल्स जलाई थी उन सबको बुझाने की ज़िम्मेदारी दी बच्चों को और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के टाइम के लिए हमने कोई काम नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो मौजूद बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं ना, जिनकी वजह से इतने अच्छे तोहफ़े मिलते हैं, इतनी खुशी मिलती है, अच्छी सी कंपनी मिलती है, उन सबको शाद और आबाद रखें और हमारे घरों में इतना रिज़्क और बरकत और खैर दे और दिलों में कुशादगी दे कि हम इसी तरह से लोगों को अपने घर में अपने रिज़्क में शामिल कर सकें और जो लोग बहुत मुस्तहिक हैं उनकी भी हम खिदमत कर सकें। तो अल्लाह ताला हमेशा देने वाला हाथ बना के रखे और हमारी तमाम दिल की मुरादें खैर के साथ पूरी फरमाए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।